हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का जो मैथ का टॉपिक है वो चल रहा है पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप की अभी तक जो है हम लोग 3 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी ये चौथी क्लास है। आज की क्लास जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में जो है हम डेटा सफिशिएंसी पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं कि डेटा सफिशिएंसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे हम पार्टनरशिप में सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन आते कैसे हैं, ठीक है ना। और उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आंसर देने का क्या तरीका होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास जो है डेटा सफिशिएंसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उस पर होने वाली है। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो अभी तक जो है हम लोग इस टॉपिक की 3 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो तीनों क्लासें नहीं पढ़ी हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। ताकि पार्टनरशिप को लेके जो भी आपका कन्फ्यूजन है, ठीक है ना, क्योंकि पार्टनरशिप से 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे आते हैं, ठीक है बहुत आसान सा टॉपिक, ठीक है भाई। पार्टनरशिप मतलब कोई अगर साझेदारी में आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया या कोई भी ऐसा काम स्टार्ट किया, ठीक है ना। अब या तो आप जो है पहले शुरुआत में आपने अकेले स्टार्ट किया, बीच में आपको ऐसा लगा कि भाई मुझे अपने मित्र को भी शामिल करना चाहिए, या शुरुआत से ही आप दोनों मित्रों ने जो है 2 मित्रों ने या 3 मित्रों ने, ठीक है ना, कितने भी लोग हो सकते हैं, उन लोगों ने साथ मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। तो जो वहां पर प्रॉफिट होगा, ठीक है भाई, बात लास्ट में किसकी आएगी कि भाई जो हमने पैसा कमा लिया, अब उसमें जो प्रॉफिट अर्न हुआ वो सबके बीच डिवाइड किया जाए। तो प्रॉफिट जो डिवाइड किया जाएगा वो किस रेशियो पे डिवाइड किया जाएगा? अगर सबने समान समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो भाई जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्टमेंट जिसने किया उस रेशियो में उसको प्रॉफिट मिलेगा। अगर जो है जो भी 2 या 3 लोग उस बिजनेस में शामिल हैं, अगर सब डिफरेंट टाइम में आए हैं, सब ने जो है अलग अलग अब जो है पैसा इन्वेस्ट किया है, तो भाई वहां पर क्या होगा कि भाई किसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है ना, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वहां से जो रेशियो निकल के आएगा उस रेशियो में प्रॉफिट उनके बीच डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक वो तीनों क्लासें नहीं पढ़ी हैं तो जरूर पढ़ लीजिए। और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और क्लास को शेयर जरूर किया करिए, ठीक है ना, ताकि जो है ये जो कंटेंट है, जो क्लासें हैं, वहां तक भी पहुंच सके जिनको बहुत ज़रूरत है। उनको जो है अच्छा कंटेंट नहीं मिल पा रहा, बेसिक से नहीं मिल पा रही चीज़ें कि सर बेसिक से कैसे पढ़ाई करें। और आपने मेरी वीडियोस देखे कि एक एक चीज़ मैंने आपको क्लियर की है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आप जो है बेसिक से हर एक चीज़, ठीक है ना, हम लोगों ने पढ़ी है। तो जो है अगर आप अभी तक क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं तो शेयर जरूर किया करिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और आज क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो डेटा सफिशिएंसी पर बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है ना, डेटा सफिशिएंसी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं टाइप पर बेस्ड, तो उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन आते कैसे हैं। जैसे अब यहां पर देखो आपको दिया गया है ये डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 5 तक के लिए है कि ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ ए स्टेटमेंट एंड अ क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट्स नंबर फर्स्ट एंड सेकंड गिवन बिलो इट। You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन और एक प्रश्न और उसके नीचे 1 और 2 क्रमांकित 2 कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना होगा कि कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। मतलब एक आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है ना, उस क्वेश्चन के नीचे 2 स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे और आपको उन दोनों स्टेटमेंट से ये तय करना होगा कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर उन दोनों स्टेटमेंट से निकल पा रहा है कि नहीं।
अब जो दोनों स्टेटमेंट हैं वहां से जो आप आंसर निकालेंगे, अब जो आपको उसमें से आंसर देना है वो देना है ए बी सी डी ई के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और ये जो इंस्ट्रक्शन है वो 1st to 5th तक के लिए है। तो जो आप आंसर देंगे वहां पर वो आंसर देंगे ए बी सी डी और ई के अकॉर्डिंग। अब यहां पर ये बात करते हैं कि ए कब देंगे आप आंसर, बी कब देंगे, सी कब देंगे, डी कब देंगे, ई कब देंगे। तो बात समझ में आ गई कि भाई एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है ना, उस क्वेश्चन के नीचे 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए होंगे और आपको बताना होगा कि उन दोनों स्टेटमेंट से आंसर आपका निकल पा रहा है कि नहीं। और फिर जो आपको आंसर देना है वो आंसर देना है ए बी सी डी ई के अकॉर्डिंग। देखो अब जरा पढ़ लो कि ए कब देना है, बी कब देना है। तो ए देना है कि इफ द डेटा इन स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल द डेटा इन स्टेटमेंट सेकेंड अलोन आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो कथन एक में दिया गया डेटा, कथन एक में दिया गया डेटा अकेले ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन कथन दूसरे में दिया गया डेटा अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आंसर आपको ए देना है, ठीक है ना। अर्थात 2 स्टेटमेंट आपके पास दिए जाएंगे और उसमें से यदि पहले से आंसर निकल आया, ठीक है ना, अकेले, दूसरे का आपने प्रयोग नहीं किया और दूसरे से अकेले आंसर नहीं निकल पा रहा, तो आप आंसर ए देंगे। बी कब देंगे कि इफ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकेंड टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, कि पहले और दूसरे कथन में दिया गया डेटा दोनों मिलकर के जो है उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है ना। दोनों मिलकर, दोनों से मिला के आपका आंसर आ रहा है फर्स्ट और सेकंड से, तो आंसर आपको क्या देना है, बी देना है। सी कब देना है कि इफ द डेटा इन स्टेटमेंट सेकेंड अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल द डेटा इन स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। जो कथन दूसरे में दिया गया डेटा है वो अकेले ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन कथन पहले में दिया गया डेटा अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आंसर आपको सी देना है, अर्थात ए का जस्ट अपोजिट। ए कब देना है, जब केवल पहला जो मतलब कथन पहले में दिया गया जो डेटा है वो अकेले ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन कथन दूसरे में दिया गया डेटा अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो आंसर ए देना है। और सी कब देना है कि जब दूसरे कथन में दिया गया डेटा अकेले ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन कथन पहले में दिया गया डेटा अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। आंसर डी कब देना है कि इफ द डेटा आइदर इन स्टेटमेंट फर्स्ट और इन स्टेटमेंट सेकेंड अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। जब आइदर आर वाली कंडीशन आ जाए कि आप पहले से भी आंसर निकाल पा रहे हैं और दूसरे से भी आंसर निकाल पा रहे हैं, भाई दोनों से आंसर निकल रहा है, पहले से भी और दूसरे से भी, तो फिर वहां पर बात आ जाएगी कि या तो पहला ले लीजिए या तो आप दूसरा ले लीजिए, किसी एक को लेकर के आप अपना आंसर निकाल लीजिए। तो उस कंडीशन में आंसर आपको डी देना है, आइदर आर वाली कंडीशन में। ई कब देना है कि इफ द डेटा इवन इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो आपको ई कब देना है कि जब कथन पहले और दूसरे दोनों में दिया गया जो डेटा है, ठीक है ना, दोनों मिल करके भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, अर्थात दोनों से मिला करके भी आपका आंसर नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो आपको आंसर क्या देना है, ई देना है। तो समझ में मेरी बात आ गई। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, ठीक है ना, और फिर आपको जो आंसर करना है वो ए बी सी डी ई के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के लिए है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने। सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, ये फर्स्ट और सेकंड 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। आंसर जो आपको देना है वह ए बी सी डी ई के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि रवि, गगन एंड नितिन आर रनिंग अ बिजनेस फर्म इन पार्टनरशिप। व्हाट इज गगन्स शेयर इन द प्रॉफिट अर्न्ड बाय देम।
रवि, गगन और नितिन साझेदारी में एक व्यावसायिक फर्म चला रहे हैं। उनके द्वारा अर्जित लाभ में गगन का हिस्सा क्या है? पहला स्टेटमेंट है कि रवि, गगन एंड नितिन इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द रेशियो ऑफ 2:4:7। रवि, गगन और नितिन ने 2:4:7 के अनुपात में राशि का निवेश किया है। नितिन शेयर इन द प्रॉफिट इज 8,750 रुपीज। लाभ में नितिन का हिस्सा 8,750 रुपए है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या आपको टाइम पीरियड दिया गया? नहीं दिया गया। तो टाइम पीरियड हम ये मान के चलते हैं कि सेम है, ठीक है ना, क्योंकि तीनों मिलकर के बिजनेस को चला रहे हैं, तीनों ने साथ में बिजनेस को शुरू किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है अब आपके दिमाग में बताते हैं ना टाइम पीरियड तो सब कहीं दिया नहीं गया, तो टाइम पीरियड नहीं दिया गया तो हम ये मान लेते हैं कि टाइम पीरियड तीनों का सेम है, ठीक है ना। तो जब टाइम पीरियड सेम है तो फिर भाई जो उनके बीच प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनके अमाउंट के रेशियो में, कितना पैसा किसने इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया गया है रवि और गगन और नितिन का। रवि, गगन और नितिन का कितना दिया गया है? तो आपने कहा 2:4:7। और सेकंड में दिया गया है कि जो नितिन है उसका जो प्रॉफिट में शेयर है वो आपका है 8,750 रुपीज। तो अब यहां से केवल पहले से आंसर नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ पे इसमें रेशियो दिया गया है और दूसरे वाले में जो है प्रॉफिट शेयर मतलब कि प्रॉफिट का शेयर दिया गया है नितिन का। दोनों को अगर हम आपस में मिला लें तो बात बन जाएगी हमारी, क्योंकि भाई यहां से देखो क्या हो जाएगा। सेकंड की अगर बात करें तो इसमें नितिन का प्रॉफिट का शेयर दिया गया कितना है? तो आपने कहा कि नितिन का प्रॉफिट का जो शेयर है वो है आपका 8,750 रुपीज, ठीक है। तो और यहां पर देखें तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो नितिन ने कितना भाग इन्वेस्ट किया है? तो आपने कहा 7 जो है पार्ट जो भी उसमें पैसा है इन्वेस्टमेंट है उसमें से 7th पार्ट जो है नितिन ने इन्वेस्टमेंट किया है। टोटल कितना है? तो 7 4 11 11 2 आपका हो गया 30। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 13 है जिसमें से आपका 7th भाग जो है नितिन ने इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर देखो अगर दोनों स्टेटमेंट को हम ले लें फर्स्ट और सेकंड दोनों को अगर हम आपस में मर्ज कर लें तो ये हो जाएगा 7 = 8,750 के। तो 1 = कितने के हो जाएगा? 8,750/7 कितना आ जाएगा? जरा 7 से इसको डिवाइड कर लो, कितना आएगा? तो आपने कहा 7 1 जा 7, कितना बचेगा आपका? 117 हो जाएगा। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो 7 2 जा 14, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा? 3 और 7 5 जा आपका 35, तो ये हो जाएगा 1250। तो 1 = कितना आ जाएगा? 1250। तो इसमें किसका पार्ट पूछा है? गगन का। और गगन का इन्वेस्टमेंट का पार्ट कितना है? 4, ठीक है। तो शेयर ऑफ गगन अगर हम बात करें तो शेयर ऑफ गगन तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है कितना पार्ट उसने इन्वेस्टमेंट किया? 4, ठीक है ना। 1 की वैल्यू कितनी है? 1250। मल्टीप्लाई कर दो इसका 400, 4 5 जा 20, बचे कैरी होगा 2, 4 2 जा 8 2 10, 1 कैरी हुआ 4 1 जा 4 1 5। 5,000 रुपीज़ किसको मिलेंगे? तो गगन को मिलेंगे उस प्रॉफिट में से। इसी प्रकार से आप जो है रवि का भी प्रॉफिट का निकाल सकते हैं। तो अब देखो आपको गगन का प्रॉफिट निकालना था, गगन का हिस्सा कितना है? तो निकल के आ गया 5,000। तो दोनों से मिला करके आंसर निकला, फर्स्ट और सेकंड दोनों से मिला करके आंसर निकला। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा इनमें से? तो आपने कहा इसमें से जो ऑप्शन बी है, ठीक है ना, कि इफ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन,
कि दोनों को मिला करके, ठीक है ना, दोनों से मिल करके जो है आपका उत्तर आ रहा है, ठीक है। तो दोनों मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे जो आप आंसर देंगे वो बी देंगे। यहाँ पे जो आप आंसर करेंगे, यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। बी कैसे होगा, मेरी बात समझ में आ गई। बी किसके अकॉर्डिंग होगा, जो ए बी सी डी आपको मैंने पहले बता रखा, ध्यान रखिएगा। ये आपको वहां पर एग्जाम में इसी प्रकार से दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको जो आंसर करना है वो यहां से करना है, ए बी सी डी ई में, ठीक है। इसका क्रम वहां चेंज हो सकता है, लेकिन ये आएगा इसी प्रकार से, ठीक है ना। हाँ, क्रम बदल सकता है, हो सकता है ए वाला आपको डी में देखने को मिले, डी वाला आपको ए में देखने को मिले, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन आएगा इसी प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है कि सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि पी एंड क्यू स्टार्ट अ बिजनेस ज्वाइंटली, व्हाट इज पीज शेयर आउट ऑफ एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 23,800 रुपीज। पी और क्यू संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं, तो 23,800 रुपए के वार्षिक लाभ में से पी का हिस्सा क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि क्यूज इन्वेस्टमेंट इज 12.5% मोर देन पीज इन्वेस्टमेंट। क्यू का निवेश पी के निवेश से 12.5% अधिक है। दूसरा आपको स्टेटमेंट दिया गया कि पीज इन्वेस्टमेंट इज 1,20,000 रुपीज। पी का निवेश 1,20,000 रुपए है। अब देखो, तो यहां पर अगर हम बात करें तो हमसे पूछा गया है कि जो इनका टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट आपको दिया गया है, इन टोटल जो प्रॉफिट है दोनों को मिला के, ठीक है ना, वो आपको दिया गया है कितना, तो आपने कहा 23,800 रुपीज। और ये जो प्रॉफिट है ये इन्हें जो है वर्ष के अंत में आपस में क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। अब देखो, तो भाई अब यहां पर बात आती है कि जब जो है दोनों ने संयुक्त रूप से स्टार्ट किया, ठीक है, तो दोनों ने साथ मिलकर शुरुआत से बिजनेस को शुरू कर लिया। तो अब यहां पर जो इनके बीच प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा वो किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, किसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया उसका जो रेशियो होगा उसी के रेशियो में यहां पर जो है इनके बीच प्रॉफिट को भी डिवाइड किया जाएगा। तो पहले की अगर हम बात करें तो पहले में दिया है कि क्यू का निवेश पी के निवेश से 12.5% अधिक है और दूसरे में पी का निवेश दिया गया है। तो अभी इन दोनों से मिला के आपका आंसर निकल सकता है, क्योंकि भाई दूसरे में पी का निवेश दिया, पी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, और पहले में ये दिया है कि क्यू ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो पी से उसका इन्वेस्टमेंट 12.5% ज्यादा है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पर देखो, दोनों को मर्ज करके अगर निकालें तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को अगर हम मिला लें तो यहां पर देखो, यहां पर आपका जो है पी और क्यू के जो है इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो पी ने कितना इन्वेस्ट किया है, पी का इन्वेस्टमेंट कितना है, तो आपने कहा पी का इन्वेस्टमेंट है 1,20,000 रुपीज। इसी प्रकार से हम यहाँ पे क्यू का भी इन्वेस्टमेंट निकालें तो क्यू का जो इन्वेस्टमेंट है वो पी के इन्वेस्टमेंट से 12.5% ज्यादा है। तो यहां पर देखो 12.5% को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 12.5% को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/8, ठीक है ना। 12.5% को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/8। कितना लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। तो यहां पर देखो 1,20,000 का आप 1/8 निकाल लो, कितना हो जाएगा ये, तो आपने कहा ये हो जाएगा 8 से इसको कैंसिल कर दो तो 8 1 जा 8 बचेगा 4, 8 5 जा 40, ये हो जाएगा 15,000। कितना हो जाएगा 15,000। तो 1,20,000 में आप क्या करो, प्लस का 15,000 ऐड कर दो, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, तो लास्ट के 3 0 तो आएंगे ही आएंगे, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 1,35,000। तो जो P का इन्वेस्टमेंट है वो है आपका 1,35,000, ठीक है। अब देखो इसको जरा सॉल्व कर लो, कितना आएगा,
तो 3 जीरो से तीनों जीरो आपके कैंसिल हो गए, 15 8 जा हो जाएगा 120 और 15 9 जा हो जाएगा आपका 135। तो जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है दोनों का, वो निकल के आएगा आपका 8:9। क्या निकल के आएगा? 8:9। तो अब देखो टोटल अगर हम पार्ट की बात करें तो टोटल पार्ट हो जाएगा 8 + 9 17। उसमें से 8th पार्ट किसने इन्वेस्ट किया? पी ने। 9th पार्ट किसने इन्वेस्टमेंट किया? क्यू ने। ठीक है, इसमें हमें किसका शेयर बताना है? पी का शेयर बताना है। तो अगर हम बात करें शेयर ऑफ पी, तो यहां पे देखो टोटल प्रॉफिट कितना है? आपने कहा 23,800, रेशियो टोटल कितना है? 17, उसमें से पी का भाग कितना है? आपने कहा 8। ठीक है, तो 17 से इसको जरा कैंसिल करो, कितनी बार कटेगा ये? 17 1 जा 17, बचे कितना आपका 6, 17 4 जा हो जाएगा 68। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 17 4 जा हो जाएगा 68, तो ये आ जाएगा 14 और ये 00, तो 1400 मल्टीप्लाई 8, 1400 मल्टीप्लाई 8, 14 8 जा 112 होता है, तो जाएगा 11,200। कितना आ जाएगा? 11,200। ठीक है, तो जो पी का आपका जो है प्रॉफिट है 23,800 में जो पी का भाग है प्रॉफिट में से वो है 11,200। जो बाकी बचा वो किसका होगा? वो होगा क्यू का भाग। ठीक है, तो यहाँ पे पी का हमसे पूछा गया है, तो दोनों से मिलके आपका आंसर आ गया, दोनों से मिलके आंसर आ गया। तो इसका आंसर आप क्या देंगे? इसका आंसर भी आप इसी ए बी सी डी के अकॉर्डिंग देंगे। तो यहां पर भी आंसर बी होगा कि इफ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। सॉरी, तो यहां पे भी जो आपका आंसर आएगा, यहां पर भी जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आपका ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा। बी कहां से आया? समझ में बात आ गई ना? जो ए बी सी डी ई मैंने आपको शुरुआत में बताया है। ठीक है ना, आंसर आपको उसी के अकॉर्डिंग देना है। ठीक है, तो यहां पर भी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि P and Q are in a partnership business of 1 year. At the end of the year, a profit of 20,000 rupees was earned. What is P's share? P और Q एक वर्ष के साझेदारी व्यवसाय में हैं। वर्ष के अंत में 20,000 रुपये का लाभ अर्जित हुआ, तो P का हिस्सा क्या है? P इन्वेस्टेड 50,000 रुपीज, P ने 50,000 रुपये का निवेश किया। यहाँ पे रुपीज़ होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल होना चाहिए, यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल होना चाहिए इस प्रकार से। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, ताकि ना तो हिंदी वाले को प्रॉब्लम हो ना तो इंग्लिश वाले को प्रॉब्लम हो। और मेरी तबीयत थोड़ा सा सही नहीं है, आपको लग भी रहा होगा मेरी आवाज़ से। ठीक है ना, सर्दी मुझे बहुत तेज़ हो चुकी है, इसलिए बीच बीच में खांसी भी आ रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए लगातार प्रयासरत हैं कि आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें और आपको हर चीज़ एकदम बेसिक से समझा सकें। तो आप भी जो है थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करिए, क्लास को थोड़ा शेयर किया करिए। ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको हमारा सपोर्ट करना है। हम तो जितना और अच्छा हो सकता है उतना अच्छा हम आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो है देखो, अब यहाँ पे दिया गया पी का निवेश कितना है? 50,000 रुपये। दूसरे में दिया क्यू विथड्रा हिज कैपिटल आफ्टर 8 मंथ। क्यू ने 8 महीने के बाद अपनी पूंजी वापस ले ली। आपको आंसर किस के अकॉर्डिंग देना है? जो मैंने शुरुआत में बताया है ए बी सी डी ई के अकॉर्डिंग देना है, जो शुरुआत में हमने वहाँ पर पढ़ रखा है। ठीक है ना, क्लियर है? तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो पी का शेयर है इस प्रॉफिट में वो कितना है। प्रॉफिट कितने समय के बाद आपका जो है डिवाइड किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा दोनों के बीच? वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 1 ईयर के अंत में। ठीक है, अर्थात तो वर्ष के अंत में दोनों के बीच प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया जाएगा। तो यहां पे अगर हम बात करें तो देखो, अब यहां पर भाई टोटल प्रॉफिट दिया गया है। टोटल प्रॉफिट आपको शुरुआत में दिया गया है। टोटल प्रॉफिट कितना है? तो आपने कहा 20,000 रुपीज। टोटल प्रॉफिट कितना है?
तो आपने कहा टोटल प्रॉफिट है 20,000 रुपीज, ठीक है ना, 20,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। और उसमें से पी का इन्वेस्टमेंट और समय दोनों का सेम है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का जो टाइम है दोनों का वो सेम है, ठीक है ना, दोनों ने 1 वर्ष के लिए पैसा अपना इन्वेस्ट किया है। अब यहां पर देखो जो है, अब अगर मैं बात करूं तो पहले वाले इसमें आपको पहले स्टेटमेंट में, ठीक है ना, पी का इन्वेस्टमेंट दिया गया है, क्योंकि जो टाइम है दोनों का सेम है, तो जो आपका प्रॉफिट है दोनों के बीच में वो उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो पी का इन्वेस्टमेंट तो दिया गया है, पी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपने कहा पी का इन्वेस्टमेंट है 50,000 रुपीज। अब देखो दूसरे में दिया गया है कि क्यू ने 8 महीने बाद अपनी पूंजी वापस ले ली, लेकिन क्यू ने कितनी पूंजी लगाई ये उसमें नहीं दिया गया। क्या क्यू का इन्वेस्टमेंट आप जो है यहां से निकाल पाएंगे? नहीं, ठीक है ना। ना तो ये दिया गया भाई कि अगर कुछ परसेंटेज दिया होता कि भाई उसने उससे इतना % ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कि क्वेश्चन अभी सेकंड में दिया गया था, ठीक है ना। लेकिन यहां पर आप क्यू का स्टेट इन्वेस्टमेंट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि क्यू के इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई जानकारी आपको दोनों स्टेटमेंट में नहीं दी गई। पी में केवल दी गई कि पहले में दी गई कि केवल पी ने 50,000 रुपए का निवेश कर दिया। तो क्यू के जब इन्वेस्टमेंट की हमें कोई जानकारी नहीं, तो फिर जो है उसमें से जो आपका प्रॉफिट है उसमें पी का शेयर कितना होगा इसको हम नहीं निकाल पाएंगे, दोनों से मिला करके भी नहीं निकाल पाएंगे, केवल पहले से भी नहीं निकाल पाएंगे, केवल दूसरे से भी नहीं निकाल पाएंगे, और दोनों को मिला के भी नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा कि भाई दोनों से मिल करके भी आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर देखो कौन सा होगा, ए बी सी डी ई में कौन सा यहाँ पे आंसर होगा। तो आपने कहा यहाँ पे आंसर ई होगा। देखो, इफ द डेटा इवन इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड टुगेदर आर नॉट सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन, कि कथन पहले और दूसरे में दिया गया डेटा मिल करके उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो आपका ई होगा, क्योंकि दोनों से मिल करके भी आपका आंसर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ई, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका ई आएगा। ठीक है, समझ में आया ई क्यों आएगा? क्योंकि जो पहले और दूसरे कथन में जो डेटा दिया गया है उन दोनों से मिल करके भी आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका जो है 4th नंबर का क्वेश्चन है कि आर ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर, इन व्हाट प्रोपोर्शन वुड द एनुअल प्रॉफिट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम। आर ए और बी ने एक साथ एक व्यवसाय शुरू किया, वार्षिक लाभ उनके बीच किस अनुपात में वितरित किया जाएगा। तो आपने कहा भाई कि सिंपल सी बात है कि जो प्रॉफिट है वह उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो और उनके जो है इन्वेस्टमेंट का जो टाइम पीरियड है दोनों के प्रोडक्ट के रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ देखो, अब यहाँ पे पहला दिया गया है पहले स्टेटमेंट में कि आर गॉट 1/4 ऑफ द प्रॉफिट, आर को लाभ का 1/4 हिस्सा मिला। दूसरा दिया गया है कि आर एंड बी कंट्रीब्यूटेड 75% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, आर और बी ने कुल निवेश में 75% का योगदान दिया। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें से 75% इन्वेस्टमेंट किसने किया है, तो वो तो आर और बी ने मिलकर किया है। अब देखो यहां पर जो है इन तीनों में से किसी का भी इन्वेस्टमेंट दिया गया कि भाई पहले में तो ये दिया गया कि जो आर है उसको 1/4 हिस्सा प्रॉफिट का मिला, अर्थात लाभ का मिला, और हमें ये बताना है कि भाई जो प्रॉफिट है वो जो है इनके बीच किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। तो अब बात आती है कि भाई ए बी सी डी ई में से कौन सा जो है इसमें से आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है कि आर गॉट 1/4 ऑफ द प्रॉफिट, आर को लाभ का 1/4 हिस्सा मिला, और दूसरे में दिया कि आर एंड बी कंट्रीब्यूटेड 75% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, टाइम पीरियड तीनों का क्या है, सेम है।
ठीक है ना, आर, ए और बी ने एक साथ एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है, और जो प्रॉफिट है वो जो है वर्ष के अंत में इनके बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो टाइम पीरियड जब तीनों का सेम है तो इनके बीच जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। किस रेशियो में? इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। तो यहां पर देखो पहले में दिया गया है कि आर गॉट 1/4 ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है ना, और आर एंड बी कंट्रीब्यूटेड 75% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। हम मान लेते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट हमने मान लिया कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 रुपीज, ठीक है ना। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? हमने मान लिया कि टोटल इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज की इन्होंने की, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं आर की बात करूं तो भाई चूंकि टाइम पीरियड सेम है तो जो भी इनको प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में किया जाएगा। तो आर को जो है 100 का 1/4 भाग ही तो मिला। टोटल इन्वेस्टमेंट अगर 100 है तो 100 का 1/4 पार्ट ही तो आर को मिला। तो अगर मैं बात करूं आर की तो आर को कितना पार्ट मिला? आपने कहा 1/4 फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आर को मिला 1/4। तो हम बात करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट 100 है, इसका 1/4 अर्थात मल्टीप्लाई 1/4 कर दो तो ये कितना आ जाएगा आपका 25 रुपीज। 25 रुपीज अगर 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो जो भाई चूंकि टाइम पीरियड सेम है तो जो प्रॉफिट डिवाइड होगा वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड होगा। तो अगर टोटल इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज है तो उसमें से आर को मिला है उसका 1/4 अर्थात 25 रुपीज, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें सेकंड में दिया गया है कि आर एंड बी कंट्रीब्यूटेड 75% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। अब टोटल इन्वेस्टमेंट कितने रुपए मानी हमने? 100 रुपीज। तो सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड में दिया कि आर और बी ने मिला करके 75% जो है इन्वेस्टमेंट किया है। जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें से 75% आर और बी ने किया है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपने 100 रुपीज मानी है तो 100 का 75% कितना हो गया? आपने कहा 75 रुपीज। तो भैया आर और बी ने दोनों में मिला के 75 रुपीज का योगदान किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। और उसमें से आर ने कितना किया है? 25। तो अब जो बाकी बचा 75% के अलावा कितना बचा? तो हर चीज 100% होती है, 75% दोनों ने मिलकर किया। तो जो 25% बचा वो अकेले किसने किया? वो अकेले ए ने किया। तो आर और बी के अलावा अगर हम छोड़ दें, ए की बात कर लें तो ए ने जो है कितना इन्वेस्टमेंट किया? तो आपने कहा 75% इन दोनों ने मिलके किया। जो बाकी 25% बचा वो किसने किया? वो ए ने किया। तो 100 का 25% तो ये हो जाएगा आपका 25। अब देखो, और आर ने कितना आर को मिला कितना है? 25, ठीक है ना। आर को मिला कितना है? 25 रुपीज। जो 100 रुपीज का आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें से 25 रुपीज आपके आर को मिले हैं। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे बी का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, अगर अब तो आर और बी दोनों को मिला के 75 है, उसमें से आर का कितना है? तो आर का है जो है आपका आर का 25 है। तो अगर मैं बी की बात करूं तो क्या हो जाएगा? 75 माइनस 25। तो बी का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 50 रुपीज का। बी का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 50 रुपीज का। तो तीनों का इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आएगा? आर रेशियो अब यहां से निकालोगे ना, आर रेशियो ए रेशियो बी कितना निकल के आएगा? तो आपने कहा आर का इन्वेस्टमेंट 25 रुपीज का है, ए का इन्वेस्टमेंट 25 रुपीज का है और बी का इन्वेस्टमेंट 50 रुपीज का है। तो ये रेशियो आ जाएगा आपका कितना? 1:1:2। कितना आ जाएगा? 1:1:2। ये आपका इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। तो दोनों से मिल करके आपका आंसर आएगा।
दोनों से मिल करके आपका आंसर आएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों मिल करके उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, देखो जरा, ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो आपने कहा ऑप्शन जो है आपका बी, इफ द डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट, इफ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, कि कथन पहले और दूसरे में दिया गया जो डेटा है दोनों मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो आंसर बी दीजिए। तो यहाँ पे आंसर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर जो होगा, आंसर बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 5th नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ 50,000 रुपीज अर्नड इन द बिजनेस रन बाई हर इन पार्टनरशिप विथ एस के साथ साझेदारी में उसके द्वारा चलाए गए व्यवसाय से अर्जित 50,000 रुपए के लाभ में एन का हिस्सा क्या है? अर्थात टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल जो प्रॉफिट है वो है 50,000 रुपीज का। टोटल प्रॉफिट कितना है? दोनों ने मिला के जो बिजनेस स्टार्ट किया उसका टोटल प्रॉफिट है 50,000 रुपीज। ठीक है ना, कितना है? 50,000 रुपीज। ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एन इन्वेस्टेड एन अमाउंट 150% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाई एस, एन ने एस द्वारा निवेश की गई राशि का 150% राशि निवेश किया। दूसरा कह रहा है अमाउंट इन्वेस्टेड बाई एस इज 2/3 ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाई एन, एस द्वारा निवेश की गई राशि एन द्वारा निवेश की गई राशि का 2/3 है। तो यहां पर अगर हम देखें तो भाई देखो इनके बीच जो टाइम पीरियड है वो आपका सेम है। टाइम पीरियड क्या है? सेम है। तो जब टाइम पीरियड सेम है तो इनके बीच प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। तो यहां पर अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको दिया गया है, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, दिया गया है कि एन इन्वेस्टेड एन अमाउंट 150% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाई एस। अब यहां पर अगर आपने मान लिया तो इन दोनों के बीच रेशियो क्या आएगा? एन रेशियो आपका एस। तो आपने कहा कि जो भाई एन ने एस द्वारा निवेश की गई राशि का 150% राशि निवेश की, तो हम यहां पे मान के चलते हैं कि एन ने निवेश किया 100 रुपए। एन ने निवेश किया कितना आपका? 100 रुपीज। ठीक है। एन ने कितना निवेश कर दिया आपका? नहीं, एन ने एस द्वारा निवेश की गई राशि का। तो आपने यहां पे मान लिया कि एस ने निवेश किया 100 रुपीज। ठीक है ना, एस ने कितना निवेश किया? 100 रुपीज। तो यहां पे है कि भाई जो एन ने एस द्वारा निवेश की गई राशि का 150% राशि निवेश की। तो भाई अगर एस ने 100 रुपीज राशि निवेश की तो एन कितना करेगा? तो आपने कहा 150, क्योंकि भाई 100 का 150% 150 ही तो होगा, क्योंकि 100 इंटू 150 अपॉन में 100 से 100 कैंसिल, 150 आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर एस ने 100 रुपीज का निवेश किया तो एन ने कितना किया? 150। बात मेरी समझ में आ रही है? क्योंकि भाई टाइम पीरियड सेम है तो जो इनके बीच प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो है उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। तो आपने कहा कि भाई एन ने एस से 150 जो एस ने निवेश किया उसका 150% जो है राशि एन ने निवेश की। तो हमने मान लिया कि एस ने अगर 100 रुपीज निवेश किया तो एन ने 150 रुपीज निवेश किया। इसका रेशियो कितना आएगा? तो आपने कहा ये आ जाएगा आपका 53 जा 150 और 52 जा आपका 100, 3:2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो उसमें से किसका पार्ट पूछ रहा है? एन का पार्ट पूछ रहा है कि जो 50,000 रुपीज का प्रॉफिट है उसमें से एन का हिस्सा कितना है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं, यहां से आप निकाल सकते हैं शेयर ऑफ एन। आपने कहा बिल्कुल भाई टोटल आपका जो प्रॉफिट है वो है 50,000 का, रेशियो का टोटल है 5, उसमें से एन का जो शेयर होगा वो होगा 3। तो ये हो जाएगा आपका 5 1 जा 5 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 30,000। कितना आ जाएगा? 30,000। तो जो बाकी बचेगा वो आपका किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा एस का। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, केवल दूसरे की बात करें, केवल पहले से तो आंसर आ गया भाई, केवल फर्स्ट से तो आंसर आ गया। अगर केवल सेकंड से भी आंसर आ जाता है तो फिर आइदर आर वाली कंडीशन बन जाएगी।
तो जरा सेकंड की बात करें कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाई एस इज 2/3 ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाई एन। ठीक है ना, एस द्वारा निवेश की गई राशि एन द्वारा निवेश की गई राशि का 2/3 है। तो अब यहां पर आपको ऐसा अमाउंट मानना जिसका 2/3 आप आसानी से निकाल सके। ठीक है ना, तो यहां पर देखो हमने निकाला कि एन और एस का रेशियो क्या होगा इन्वेस्टमेंट का। तो यस द्वारा निवेश की गई राशि एन द्वारा निवेश की गई राशि का 2/3 है। ठीक है ना, तो आपने कहा 2/3, तो अगर यहां पर जो है यहां पर हमने कह दिया कि भाई जो भी राशि एस द्वारा निवेश की गई है, ठीक है ना, तो यहां पे दिया गया कि एस द्वारा निवेश की गई राशि एन द्वारा निवेश की गई राशि का 2/3 है। तो आपने कहा कि अगर एन ने 3 रुपए का निवेश किया, ठीक है ना, एन ने कितने रुपए का निवेश किया 3 रुपीज का। ठीक है, तो आपका जो है 3 का 2/3 कितना होगा 2 ही तो होगा भाई। 3 का 2/3 कितना होगा 3 रुपीज होगा। तो यहां पे 3 रेशियो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई भाई। एस द्वारा निवेश की गई राशि एन द्वारा निवेश की गई राशि का 2/3 है। ठीक है ना, तो 2/3 तो आपको ऐसा अमाउंट मानना है। अगर आप यहां एन का 6 रुपीज मानेंगे तो एस का कितना आ जाएगा 4 रुपीज आ जाएगा। 2/3 उसका आप निकालेंगे। 9 मानेंगे मतलब जिसका 1/3 हम आसानी से निकाल सके, ऐसा अमाउंट आपको मानना है। 5 रुपीज नहीं मानेंगे क्योंकि उसका 2/3 नहीं निकल पाएगा आसानी से। ठीक है ना, तो ऐसी राशि जैसे हमने 3 माना तो 3 का 2/3 कितना होगा 2 होगा, तो 3 रेशियो 2 आ जाएगा। अब यहां से आप शेयर ऑफ एन निकाल सकते हैं, शेयर ऑफ एन निकाल सकते हैं क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल गया और यहां से आप निकालेंगे तो यही तो आंसर आएगा 30,000 रुपीज। क्योंकि यहाँ पे जो है जो रेशियो का टोटल है वो आपका 5 है, उसमें से एन का इन्वेस्टमेंट 3 है और एस का इन्वेस्टमेंट 2 भाग है। ठीक है, तो एन का जो आपका प्रॉफिट आएगा वो 30,000 आ जाएगा। तो केवल दूसरे से भी आंसर आ गया। अब यहाँ पे आइदर आर वाली कंडीशन आएगी कि या तो आप पहले से आंसर निकाल लीजिए या तो आप दूसरे से आंसर निकाल लीजिए। तो आइदर आर वाली कंडीशन में आपको क्या आंसर करना है, देखिए जरा। आइदर आर वाली कंडीशन में ए बी सी डी ई में से कौन सा आपका होगा, तो आपने कहा डी होगा। इफ द डेटा आइदर इन स्टेटमेंट फर्स्ट और इन स्टेटमेंट सेकेंड एलॉन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा क्या होगा, वो होगा आपका आंसर डी। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है ना, क्योंकि आप फर्स्ट से भी आंसर निकाल सकते हैं और आप सेकंड से भी आंसर केवल सेकंड का प्रयोग करके भी आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है, समझ में बात आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन में आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है ना, तो जब 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं तो उसके लिए देखो अलग से आपको ए बी सी डी ई में ऑप्शन भी दिए गए हैं। जब 2 स्टेटमेंट पे थे तो वहां पे आपके लिए अलग जो है ए बी सी डी ई का ऑप्शन दिया गया था। अब 3 स्टेटमेंट तो यहाँ पे ए बी सी डी अलग से आपको दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। बाकी सॉल्व करने का तरीका वही है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज आवर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन अ ज्वाइंट बिजनेस, संयुक्त व्यवसाय में लाभ में आर का हिस्सा क्या है। तो पहला स्टेटमेंट है कि क्यू स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग 80,000 रुपीज। क्यू ने 80,000 रुपए का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। आर ज्वाइंड हिम आफ्टर 3 मंथ्स। आर 3 महीने के बाद उसके साथ जुड़ गया। फिर है तीसरा कि पी ज्वाइंड आफ्टर 4 मंथ विथ अ कैपिटल ऑफ 1,20,000 रुपीज एंड गॉट 6,000 रुपीज एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। पी 4 महीने बाद 1,20,000 पूंजी के साथ शामिल हुआ और उसे लाभ के हिस्से के रूप में 6,000 रुपए मिले। अब जो आपको आंसर देना है वो देना है ए बी सी डी ई के अकॉर्डिंग। ए कब देना है कि ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अर्थात तीनों को मिला के आपका आंसर आ रहा है तो आप आंसर ए दीजिए। बी फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, केवल पहले और तीसरे से आपका आंसर आ रहा है तो ऑप्शन बी दीजिए। सेकंड एंड थर्ड ओनली, केवल दूसरे और तीसरे से आपका आंसर आ रहा है तो आंसर ऑप्शन आप सी आंसर दीजिए। इवन विथ ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड द आंसर कैन नॉट बी अराइव्ड एट, अर्थात तीनों से मिलके भी आंसर नहीं आ रहा तो आंसर आप डी दीजिए। और अगर इनके अलावा कुछ और आंसर है तो ऑप्शन आप ई दीजिए।
ठीक है, अर्थात नन ऑफ दीज ऑप्शन करिए। तो देखिए इसमें आपको जो है तीन स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, ठीक है ना, और जो बिजनेस है वो आपका पी, क्यू और आर तीनों मिलकर जो है इन्होंने बिजनेस को शुरू किया। अब यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ पर मान लें कि टाइम जो पीरियड है, जो टाइम है वो पूरा 1 ईयर का है, ठीक है ना, अर्थात 12 मंथ का है। हमने टाइम मान लिया कि 12 मंथ का है। इनके बीच जो आपका जो है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो आपका जो है 1 ईयर में किया जाएगा, अर्थात पर एनम में किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो है क्यू ने बिजनेस स्टार्ट किया 80,000 रुपीज के साथ में, ठीक है ना, तो क्यू का इन्वेस्टमेंट दिया गया है, ठीक है। फिर दूसरे में दिया गया है तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको क्यू का इन्वेस्टमेंट मिल गया। क्यू ने कितना इन्वेस्टमेंट किया तो आपने कहा 80,000 रुपीज। अच्छा, यहां पे अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो सेकेंड स्टेटमेंट में दिया गया कि आर ने जो है 3 महीने के बाद जो है उस बिजनेस को ज्वाइन किया, ठीक है। तो आर का जो है टाइम पीरियड दिया गया है। आर ने इस बिजनेस को केवल जो है 9 मंथ के लिए ज्वाइन किया, क्योंकि टोटल हमने माना है कि भाई टाइम पीरियड इनका सेम था और टाइम पीरियड सेम अर्थात टाइम पीरियड पूरा 1 ईयर का था, अर्थात 12 मंथ का था। तो आर जो है कब ज्वाइन हुआ, 3 महीने के बाद, अर्थात 9 महीने के लिए उसने इस बिजनेस में अपना पैसा लगाया। तीसरे स्टेटमेंट की बात अगर करें तो उसमें दिया गया पी ज्वाइंड आफ्टर 4 मंथ विद अ कैपिटल ऑफ 1,20,000 रुपीज। अब देखो पी के बारे में सारी जानकारी दी गई है तीसरे वाले में कि पी ने जो है कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो आपने कहा 1,20,000 रुपीज, 1,20,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है ना। और इसने जो है कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया, तो जो पी है वो 4 महीने के बाद ज्वाइन हुआ, अर्थात इसने केवल कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया, तो आपने कहा 8 मंथ के लिए, ठीक है ना, 8 मंथ के लिए। और इसको जो प्रॉफिट का शेयर मिला वो 6,000 रुपीज मिला। लेकिन हमें यहां पर जो है आर का इन्वेस्टमेंट तो पता ही नहीं, क्योंकि अब जो इनके बीच प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका इन्वेस्टमेंट जो इनका रुपए का इन्वेस्टमेंट है, अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है, और जो है जो टाइम का इन्वेस्टमेंट है, दोनों का जो प्रोडक्ट का रेशियो आएगा उस रेशियो में इन तीनों के बीच प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा। तो हमको जो है आर के इन्वेस्टमेंट के बारे में कि आर ने कितना पैसा लगाया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, ठीक है ना। तो जब आर के इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर आर का जो है रेशियो निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई जो रेशियो निकलेगा वो आपका इनके इन्वेस्टमेंट और इनके टाइम पीरियड के दोनों के प्रोडक्ट का रेशियो निकल के आएगा। तो जब आर के जो है इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो फिर उसका रेशियो हम यहाँ पर नहीं निकाल सकते, और इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि इवन विथ ऑल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड द आंसर कैन नॉट बी अराइव्ड एट, अर्थात तीनों से मिल करके भी आंसर आपका नहीं आ रहा, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों से मिलकर के भी आपका आंसर नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका 7th नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द शेयर ऑफ द प्रॉफिट बिटवीन ए एंड बी इन अ ज्वाइंट बिजनेस एट द एंड ऑफ 1 ईयर। एक वर्ष के अंत में एक संयुक्त व्यवसाय में ए और बी के बीच लाभ के शेयरों में क्या अंतर है। तो अगर आपको प्रॉफिट पता चल जाता है कि भाई ए को कितना पार्ट मिला, बी को कितना पार्ट मिला, तो फिर आसानी से आप डिफरेंस बता सकते हैं। टाइम पीरियड जो है वो 1 ईयर का है, अर्थात 12 मंथ का है। पहला है कि ए इन्वेस्टेड 80,000 रुपीज एंड विथड्रॉ 20,000 रुपीज आफ्टर 6 मंथ। ए ने 80,000 रुपए का निवेश किया और 6 महीने बाद 20,000 रुपए निकाल लिया। सॉरी। दूसरा दिया गया कि बी ज्वाइंड 4 मंथ आफ्टर द स्टार्ट ऑफ बिजनेस। बी व्यवसाय शुरू होने के 4 महीने बाद बी शामिल हुआ। तीसरा है कि बीज अमाउंट वाज 80% ऑफ एज अमाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ। पिछले 6 महीनों के दौरान बी की राशि
ए की राशि का 80% थी। अब जो आपको आंसर देना है वो आंसर देना है ए बी सी डी ई के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो भाई जो यहाँ पर प्रॉफिट डिवाइड होगा वो उनके इन्वेस्टमेंट और उनके जो है टाइम पीरियड के प्रोडक्ट के रेशियो के बीच में डिवाइड होगा। तो अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है कि ए इन्वेस्टेड 80,000 रुपीज एंड विथड्रॉ 20,000 रुपीज आफ्टर 6 मंथ। टाइम पीरियड पूरा 1 ईयर का है। तो अगर हम यहाँ पर ए के इन्वेस्टमेंट की बात करें, ए के इन्वेस्टमेंट के रेशियो के, तो 80,000 रुपीज उसने इन्वेस्ट किया 6 मंथ के लिए, ठीक है ना, एंड विथड्रॉ 20,000 रुपीज आफ्टर 6 मंथ। और इसके बाद उसने जो है इसमें से कितने रुपए निकालिए 20,000। तो अब कितना बचा 60,000 रुपीज उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया 6 मंथ के लिए। ये बात मेरी समझ में आई भाई। 80,000 रुपए उसने शुरुआत में इन्वेस्ट किया, लेकिन 6 महीने बाद उसने 20,000 रुपए निकाल लिया। तो 80,000 रुपए उसने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, बाद में उसने 80,000 में से जो है 20,000 निकाली, अर्थात जो 60,000 रुपीज है वो अब उसने 6 महीने के लिए और इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। तो यहां से देखो कितना रेशियो निकल के आएगा, 8 छंग 48, ठीक है ना। तो 48, 4 8 जा जो है 6 8 जा 48, तो हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, प्लस 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 1 2 3 4। तो यहाँ से जो है आपको कितना रेशियो निकल के आएगा, देखो 1 2 3 4 और 8 और 6 हो जाएगा आपका 14, बचेगा 1, 3 4 12 और 1 हो जाएगा आपका 30। तो ये आ गया जो है ए का इन्वेस्टमेंट का रेशियो। इसी प्रकार से जरा बी का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बी में सेकंड में क्या दिया गया कि बी ज्वाइंड 4 मंथ आफ्टर द स्टार्ट ऑफ बिजनेस। तो बी ने 4 महीने बाद जो है बिजनेस को ज्वाइन किया, अर्थात बी जो है उस बिजनेस में 8 महीने तक रहा, ठीक है। और तीसरे में दिया गया कि बीज अमाउंट वाज 80% ऑफ एज अमाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ। और लास्ट 6 मंथ में जो ए का इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, वो है आपका 60,000। कितना है, 60,000 है। तो अगर हम बात करें तो बीज अमाउंट वाज 80% ऑफ एज अमाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ। तो आपने कहा कि जो बी का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना, वो सेकंड और थर्ड दोनों से मिला के अगर हम निकालें तो बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका ए के इन्वेस्टमेंट का 80% है लास्ट के 6 महीनों का, ठीक है। अंतिम के जो 6 महीनों में उसने इन्वेस्ट किया 60,000, उसका जो है कितना है, उसका 80% है और वो बिजनेस में केवल 8 महीने तक रहा। तो आपने कहा कि जो बी का इन्वेस्टमेंट आएगा वो कितना आएगा, तो आपने कहा कि 60,000 का कितना, तो आपने कहा 80% निकाल लो और उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आपका 0 और 0 0 और 8 6 जा 48,000 रुपीज। और 48,000 रुपीज कितने मंथ के लिए, 48,000 रुपीज कितने मंथ के लिए, आपने कहा 8 मंथ के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 800 800 800 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32 और 6 कितना 38। तो ये जो है ए का इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, ये बी का आ गया। तो इन दोनों के बीच रेशियो आपका यहां से निकल आएगा इन्वेस्टमेंट का। लेकिन अब आपके क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये है कि आपको जो है प्रॉफिट नहीं दिया गया कि भाई प्रॉफिट कितना हुआ इन दोनों को मिला के। हमने इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो तो निकाल लिया, लेकिन प्रॉफिट नहीं दिया गया, तो फिर आप नहीं निकाल पाएंगे कि भाई प्रॉफिट, जब पता नहीं कि कितना प्रॉफिट इनको अर्न हुआ है तो कितना किसको मिलेगा, इसके बारे में हम को कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि हमें प्रॉफिट ही नहीं पूरे में दिया गया, तो यहां पे आंसर क्या होगा, डी होगा। यहां भी आंसर क्या होगा, डी होगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो तो आ गया, लेकिन जब प्रॉफिट नहीं पता कि भाई दोनों ने प्रॉफिट मिलके कमाया कितना, तो फिर उसमें से मिलेगा किसको कितना, ये भी हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे आंसर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका 8th नंबर का है कि ए बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस विथ अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 15,000 रुपीज
एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट इज 3000 रुपीज, व्हाट इज ए शेयर इन द प्रॉफिट। ए, बी और सी मिलकर 15,000 रुपए के कुल निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ 3,000 रुपए का है, तो लाभ में ए का हिस्सा क्या है। तो तीनों से मिला के इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 15,000 रुपीज, ठीक है ना, और टोटल प्रॉफिट कितना है तीनों का मिला के वर्ष के अंत में 3,000 रुपीज। तो पहला है कि एज कंट्रीब्यूशन इज 3/2 टाइम्स 20, ए का योगदान बी का 3/2 गुना है। दूसरा है कि बीच कंट्रीब्यूशन इज ट्वाइस दैट ऑफ सी, बी का योगदान सी से 2 गुना है। और तीसरा है कि एज कंट्रीब्यूशन इज थ्राइस दैट ऑफ सी, ए का योगदान सी से 3 गुना है। अब जो आपको आंसर देना है वो है ए, बी, सी, डी, ई के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है ना। तो अब देखो चूंकि टाइम पीरियड आपका सेम है, तो जो इनके बीच प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। तो यहां पर देखें तो भाई जो आपका प्रॉफिट है वो इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड होगा, क्योंकि टाइम पीरियड तीनों का सेम है। तो यहां पर देखो जो है अगर हम केवल फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट से क्या निकल के आएगा कि एज कंट्रीब्यूशन इज 3/2 टाइम्स 20, अर्थात ए का योगदान जो है वह बी का 3/2 गुना है। तो आपने कहा कि यहां से अगर ए रेशियो बी निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट का इनका रेशियो निकालते हैं, तो आपका जो है अगर यहां पे आप मान लो कि बी का इन्वेस्टमेंट 2 रुपए का है तो इसका 3/2 कितना होगा, 3 होगा, ठीक है भाई। जब भी आपको फ्रैक्शन में दिया गया हो, जब भी आपको ऐसा दिया गया हो कितना टाइम्स है वो चीज फ्रैक्शन में हो, तो ऐसी वैल्यू मानी जिसका फ्रैक्शन आप आसानी से निकाल सके। तो बी का इन्वेस्टमेंट अगर 2 रुपए है तो ए का इन्वेस्टमेंट 3 रुपए हो जाएगा, क्योंकि जो ए का योगदान है वो बी का 3/2 गुना है, ठीक है। इसे दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा स्टेटमेंट, तो यहां से ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकला गया 3:2। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, सेकेंड स्टेटमेंट की तो क्या दिया गया है कि बीज कंट्रीब्यूशन इज ट्वाइस दैट ऑफ सी, बी का योगदान सी से क्या है 2 गुना है। तो यहां पे अगर बी रेशियो सी की बात करते हैं, यहां पे अगर हम बी रेशियो सी की बात करते हैं तो बी अगर सी अगर 1 रुपए लगाता है तो बी जो है 2 रुपए लगाता है, क्योंकि जो बी का इन्वेस्टमेंट है वो सी के इन्वेस्टमेंट से 2 गुना है, 2 टाइम्स है उसका, ठीक है ना। तो यहां पर जब भी आप रेशियो बनाते हैं तो आप हमेशा एक छोटी से छोटी वैल्यू मानते हैं, तो 1 से छोटा तो कुछ है नहीं। तो भाई 1 अगर सी ने इन्वेस्ट किया तो बी ने कितना इन्वेस्ट किया, 2 इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो ये हो गया बी और सी का रेशियो निकल आया इन्वेस्टमेंट का। इसी प्रकार से तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरे में दिया गया है कि एज कंट्रीब्यूशन इज थ्राइस दैट ऑफ सी, ए का योगदान सी से 3 गुना है। तो अगर हम थर्ड की बात करें तो इसमें ए और सी का रेशियो निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, आपने कहा सी ने अगर 1 रुपए इन्वेस्ट किया तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 3 रुपए इन्वेस्ट किया, 3:1 निकल के आएगा, ठीक है। तो पहले से ए रेशियो बी, दूसरे से बी रेशियो सी, तीसरे से ए रेशियो सी। अब तीनों को मिला के जो प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया वो 3,000 रुपीज का है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर पहला और दूसरा लेते हैं, अगर हम पहला और दूसरा स्टेटमेंट ले लेते हैं तो क्या इन तीनों के बीच इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल आएगा भाई। चूंकि टाइम पीरियड सेम है तो जो प्रॉफिट है वो आपका इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो अगर हम बात करें तो ये देखो अब रेशियो में बी और बी दोनों में कॉमन है और इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी, यहां से निकल के आ जाएगा आपका 3:2:1। और यहां से आप जो है जब इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल आया, आपको प्रॉफिट टोटल पता है तो आप ए का पार्ट यहां से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम जो है फर्स्ट और थर्ड को ले लें, फर्स्ट और थर्ड को अगर हम लेते हैं तो यहां पे आप देखेंगे फर्स्ट और थर्ड को आपस में मर्ज करने पे दोनों में क्या कॉमन है, तो आपने कहा दोनों में ए कॉमन है, ए की दोनों जगह वैल्यू सेम है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो बी रेशियो ए रेशियो सी क्या निकल के आएगा, तो आपने कहा ये निकल के आएगा आपका 2:3:1,
ठीक है ना। तो बात तो वही हुई ना, यहाँ पे हमने BAC लिख रखा है, तो A रेशियो B रेशियो से क्या निकल गया 3:2:1। तो यहाँ से भी आप पहले और तीसरे से भी आप आंसर निकाल लेंगे, एक का पार्ट निकाल लेंगे। इसी प्रकार से अगर हम सेकेंड और थर्ड को आपस में मर्ज कर लेते हैं, सेकेंड और थर्ड को आपस में मर्ज कर लेते हैं, तो आपने कहा सेकेंड और थर्ड को आपस में जब मर्ज करते हैं तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में आपका C कॉमन है, C की दोनों में वैल्यू कॉमन है, कितनी है 1 आपकी। तो इन तीनों में क्या आ जाएगा आपका A रेशियो C रेशियो B कितना निकलेगा, तो आपने कहा ये निकल के आएगा आपका 3:1:2। यहाँ से भी निकल के आ जाएगा, दोनों में C कॉमन है, C के दोनों की वैल्यू सेम है, तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा 3:1:2 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर भी A रेशियो B रेशियो C वही आएगा 3:2:1। तो यहाँ से भी आप A का पार्ट निकाल सकते हैं। तो किन्हीं भी दो को आप लेकर के जो है A का भाग निकाल सकते हैं कि 3000 के प्रॉफिट में A का भाग कितना होगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनी 2 ऑफ द 3। किन्हीं भी दो को इन तीनों में से ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कि व्हाट विल बी द शेयर ऑफ ए इन द प्रॉफिट अर्न्ड बाय बी, ए एंड डी टुगेदर। बी, ए और डी द्वारा अर्जित लाभ में ए का हिस्सा कितना होगा। पहला स्टेटमेंट है कि दे टुगेदर इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 54,000 रुपीज फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। उन्होंने मिलकर 1 वर्ष की अवधि के लिए 54,000 रुपए की राशि का निवेश किया, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट है कि एज इन्वेस्टमेंट वाज 25% लेस देन बीज एंड 50% मोर देन डीज। ए का निवेश बी से 25% कम और डी से 50% अधिक था। तीसरा है कि द प्रॉफिट ऑफ बी इज 4,000 रुपीज मोर देन दैट ऑफ डी। बी का लाभ डी से 4,000 रुपए अधिक है। तो अब यहां पर देखिए जो इन्वेस्टमेंट का समय है वो तीनों का क्या है, सेम है, 1 ईयर है। तो जो इनके बीच प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा वो इनके अमाउंट का जो इन्वेस्टमेंट है उस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। तो अगर हम यहां पर देखें और पहला जो स्टेटमेंट है उसमें तो अमाउंट तीनों का मिला के दिया गया, इतना रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड में देखो क्या है, सेकंड में आपका दिया गया है कि जो आपका इनका इन्वेस्टमेंट है, तो जो ए का इन्वेस्टमेंट है वह बी से 25% कम है और डी से 50% अधिक है। तो यहां पे अगर इन तीनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालते हैं, ए रेशियो बी रेशियो डी, इन तीनों का इन्वेस्टमेंट का अगर रेशियो निकालूं तो यहां पे अगर मैंने मान लिया कि डी ने 100 रुपए इन्वेस्ट किया है तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया 150, क्योंकि भाई 100 का आपका 150% आपका 50% से ज्यादा इन्वेस्ट किया डी से। तो अगर डी ने 100 रुपए इन्वेस्ट किया तो 100 रुपीज का 50% कितना होगा, तो आपने कहा 50 होगा। तो 50 रुपीज उसने ज्यादा इन्वेस्ट किया तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया 150। अब देखो कह रहा है और ए का निवेश जो है बी से 25% कम है। तो अगर मैं बात करूं कि इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, तो आप कहेंगे कि यहां पर यही तो आएगा कि 75%, ठीक है ना, 75% ऑफ बीज इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू एज इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। चूंकि वे 25% उससे कम है तो जो बी ने यहां पर 75% इन्वेस्ट किया है वही इन्वेस्टमेंट जो है ए के जो है 150 के बराबर में हो जाएगी। तो यहां पे हो जाएगा आपका 150, ठीक है ना, कि बी का 75% इन्वेस्टमेंट ए के इन्वेस्टमेंट के बराबर है और ए ने कितना रुपए इन्वेस्ट किया तो 150 रुपीज इन्वेस्टमेंट किया। तो अगर मैं बी की इन्वेस्टमेंट को निकालता हूं तो 75% की बात कितने लिख सकते हैं 3/4, तो हो जाएगा 150 × 4/3। ये कैसे आया, समझ में आया। 75% को आप लिख सकते हैं 3/4, तो यहां पे हो जाएगा आपका 4/3। तो 3×5 जा आपका 15, 5×4 जा 20। बी का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 200 रुपीज। बी का इन्वेस्ट कितना आ जाएगा आपका 200 रुपीज।
तो रेशियो कितना निकल के आएगा आपका, 0 से 0 कैंसिल कर दो, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका रेशियो निकल के आएगा 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 2 जा आपका 10, 5 2 जा आपका हो जाएगा 10। तो 3:4:2 इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। ये क्या आ गया, इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब चूंकि टाइम पीरियड सेम है तो जो आपका प्रॉफिट है वो आपका इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड होगा। तीसरा कह रहा है कि द प्रॉफिट ऑफ बी इज 4000 मोर देन दैट ऑफ डी। तो यहां पर देखो अब इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। अब इनका जो दे रहा है कि बी का जो लाभ है वो डी से 4000 रुपए अधिक है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है रेशियो का आपका डिफरेंस कितना है, थर्ड को अगर हम ले लेते हैं, थर्ड और सेकंड को अगर हम मर्ज कर लें तो यहां पे अगर देखें तो आपका बी और डी का रेशियो का डिफरेंस कितना दिया गया है, आपने कहा 4 - 2, ये आ जाएगा आपका 2 और 2 इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा 4000 के, 2 इक्वल्स टू 4000 के, तो 1 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2000 के, 1 इक्वल्स टू कितने का आ जाएगा आपका 2000 के, और 2000 का आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए का कितना आ जाएगा आपका 6000, बी का कितना आ जाएगा 8000 और डी का आ जाएगा आपका 4000, ठीक है ना। ए का प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका 3 2 जा 6000, बी का आ जाएगा 8000 और डी का आ जाएगा 4000। बी और डी में 4000 का डिफरेंस है, देखो आ भी रहा है, क्योंकि बी का है आपका 8 और डी का है आपका 4, दोनों के बीच में 4000 का डिफरेंस है। तो यहां से आप सेकेंड और थर्ड को मिला के आप आंसर निकाल सकते हैं। पहले का कोई यूज ही नहीं है, पहले वाले का कोई यूज ही नहीं है। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ओनली जो है आपका सेकेंड एंड थर्ड, ओनली सेकेंड एंड थर्ड। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप डेटा सफिशिएंसी पर जो बेस क्वेश्चन है पार्टनरशिप के, उनको आप इस प्रकार से बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुए होंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। और वीडियो को शेयर जरूर करें, क्लास को शेयर जरूर करें, ताकि जो है ये उन लोगों तक पहुंच पाए जिन लोग को वाकई में ज़रूरत है। जो लोग घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, वो कहीं भी जाने में असमर्थ है किसी कारणवश या नहीं भी जाना चाहते, तो उनकी भी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट हो सके, 1 रुपये उनको देने की ज़रूरत नहीं है, पूरा एकदम बेसिक से वो सीख सके। तो आज तो इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।